हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी क्लास 11th के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल हम लेकर आ चुके हैं पार्ट 3, मतलब केमिस्ट्री का हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, एक नया सीरीज हमने स्टार्ट किया है जिसमें हमने आपको बताया था कि पूरी किताब की क्लास 11th केमिस्ट्री के पूरी किताब की 45 महत्वपूर्ण परिभाषा को केवल तैयार करना है, इसके अलावा महत्वपूर्ण सिद्धांत और नियम को तैयार करना है। तो हम परिभाषा करा रहे थे, लगभग हमने 30 इंपॉर्टेंट परिभाषा अभी तक 2 पार्ट में हमने करा दिया है। पार्ट 1 में हमने क्या कराया था, पार्ट 1 में हमने 15 इंपॉर्टेंट परिभाषा को कराए थे। फिर पार्ट 2 हम लेकर आए थे कल ही, जिसमें हमने फिर से 15 इंपॉर्टेंट को करा दिए। आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के डिमांड पर पार्ट 3, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम 15 इंपॉर्टेंट को देख लेंगे। तो 15 यहाँ कितना हो जाएगा, 45 हमारे इंपॉर्टेंट परिभाषा कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं वैसे ही तुरंत आपको उसके अगले दिन, अगर आप सभी का अच्छा डिमांड रहा, अगर आपने अपना प्यार और सपोर्ट दिया, चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को शेयर किए, तो मैं जल्द ही इसका सिद्धांत और नियम पर भी वीडियो लाऊंगा। चलिए कैसे लाएंगे, कब लाएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है, बार बार 11th में पूछे गए हैं, उन सभी को देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार हमने बताया हुआ है, इसलिए ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा लिखा गया है साम्य स्थिरांक क्या है। साम्य स्थिरांक, तो यहाँ पे साम्य स्थिरांक क्या होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है साम्य स्थिरांक का कि किसी प्रतिवर्ती अभिक्रिया, देखिए किसी प्रतिवर्ती अभिक्रिया, एक यहाँ पे ये शब्द आया है, तो किसी प्रतिवर्ती अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर उत्पादों की मोलर सांद्रता का गुणनफल और अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, साम्य स्थिरांक कहते हैं। समझ रहे हैं ना, साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं। अच्छा, इतनी बात नहीं पता होगा तो उदाहरण हमें यहाँ पे एक दे दिए हैं, जहाँ पे N2 + 3H2 = 3 मात्रा में NH3 बना हुआ है, मतलब अमोनिया बना हुआ है। हम इतनी बेसिक बात जानते हैं, इधर जो होता है अभिक्रिया से पहले जो हम प्रोडक्ट लेते हैं इसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये बेसिक बात है, इतनी बात तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। और जहां पर भी ये 2 तरीके से, इस तरीके से चिन्ह दिखाई दे, एक आगे की दिशा में, एक पीछे की दिशा में, तो वही हमारा प्रतिवर्ती अभिक्रिया होती है। इसी को उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट उत्क्रमणीय अभिक्रिया का नाम से जानते होंगे, कुछ स्टूडेंट, इसलिए हमने बता दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर। अब साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है कि ये दोनों तरह से चिन्ह दिखाया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन सकता है, फिर से अमोनिया से हम चाहें तो फिर से ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन सकते हैं। मतलब ये अभिक्रिया आगे की दिशा में भी चलती है और पीछे की दिशा में भी चलती है। तो साम्य अवस्था का मतलब होता है कि मान लेते हैं आगे की दिशा में मान लेते हैं V1 वेग से चल रही है, अब फिर से पीछे की दिशा में मान लेते हैं V2 वेग से चल रही है। तो जब आगे की जो दिशा है, आगे की चलने की जो गति है, जो वेग है, वो पीछे की वेग से बराबर होगी। मतलब जितनी स्पीड से आगे अभिक्रिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलकर अमोनिया बन रही है, उतने ही स्पीड से अगर अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनते हैं, उतने ही स्पीड से, मतलब दोनों का स्पीड अगर बराबर होगा तो उस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये बातें यहाँ पे कहा गया है, सभी का एक एक मतलब है यहाँ पे। तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर उत्पादों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल, अब यहाँ पे उत्पाद है तो उत्पादों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल, ठीक है ना। फिर से अभिकारकों की, ये अभिकारक है तो अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं,
ठीक है ना। उसके बाद आपको केवल ये एग्जांपल दे देना है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला भी है, इसको पूरा हम अच्छे से बताते, बट हमारे पास अब समय उतना नहीं है कि हम उन सभी चीजों पर डिस्कस कर सके। फिलहाल ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये बहुत पहले हमने जब वन शॉट कराया था तो ये क्वेश्चन मुझे याद है हमने कराया हुआ था। फिलहाल मैं इतना ही चाहता हूं कि अब हमारा एग्जाम, फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम उतना जान ले जितने में हमारा काम चल जाए और हम अच्छे तरीके से अपना नंबर ला सके। एक दो बार रिवीजन करेंगे, सब याद हो जाएगा। पहले यहाँ पे क्या पूछा, कहा गया कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर उत्पादों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल तथा अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। पढ़ेंगे ना एक बार, याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। अब अम्ल क्या होता है, एसिड और बेस्ड क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है अम्ल का मतलब क्या होता है, तो जो पदार्थ जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। मतलब ऐसा कोई पदार्थ जो जल में घोलेंगे तो H प्लस आयन देगा, उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जैसे कि HCl, तो HCl को जल में घोलेंगे ना, HCl को अगर हम जल में घोलेंगे तो ये क्या होगा, HCl को जल में घोलेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो दिख रहा है ना यहाँ पे H प्लस दे रहा है कि नहीं। तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। ऐसे ही H2SO4 भी है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। चलिए अगला हमारा आता है क्षार। अब क्षार क्या होता है, तो क्षार यहाँ पे कह रहा है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, OH मतलब हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे क्षार कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जल में घोलेंगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलेंगे तो ये सोडियम Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे अगर जल में हम घोलते हैं तो OH माइनस आयन देगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को क्षार कहेंगे कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ये जो हम बता रहे हैं आर्हेनियस के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है ना। या ऐसे अगर नॉर्मल में परिभाषा भी बोल सकते हैं अम्ल का कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। क्षार का मतलब वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। स्वाद के आधार पर भी हम इसको बता सकते हैं, बट मोस्टली अब आर्हेनियस का सिद्धांत के अनुसार ही परिभाषा बोला जाता है, तो वही हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिए। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम आते हैं तीसरे अपने क्वेश्चन पर। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि पीएच मान क्या है, इसका उपयोग लिखिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में भी। तो पीएच मान क्या है जी, पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का माप ही क्या कहलाता है, सांद्रण का माप ही पीएच मान कहलाता है, ठीक है ना। एक और बात बता दूं कि पीएच मान का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग और H प्लस आयन का सांद्रण। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए यहां तो हमने एक सिंपल सा परिभाषा लिखा है कि कोई भी विलयन है तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, ये कोष्ठ में बंद करते हैं तो इसको सांद्रता कहते हैं, इसी को सांद्रता या सांद्रण कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, कोई भी विलयन है तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन, ये प्लस है तो आयन कहेंगे, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के माप को, सांद्रता का माप को पीएच मान कहते हैं। तो या तो आप ये कह दीजिए या हम इससे भी सिंपल बताएं
देखिए कोष्ठ में बंद करते हैं तो उसको सांद्रता कहते हैं। ये जो कोष्ठ है इसको सांद्रता कहेंगे। ये H प्लस है तो आयन, हाइड्रोजन है ना, ये प्लस है तो उसको आयन कहेंगे, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, लौह को लघु, इसको लघुगणन कहते हैं, लघुगणन। और यहां पे माइनस है तो इसको कहते हैं ऋणात्मक, इसको ऋणात्मक कहते हैं। तो हम ये भी परिभाषा कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणन को पीएच मान कहते हैं। समझ में आया हमने क्या बताया? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। या तो ये लिख दे या तो जो हमने बोला वो लिख दीजिएगा, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे उदाहरण में हमने क्या लिखा है? उदाहरण में हमने लिखा हुआ है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का। अगला आता है इसका उपयोग। उपयोग क्या होता है? विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति ज्ञात करने में, ठीक है ना। उपयोग क्या होता है? विलयन की अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति ज्ञात करने में, कि विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसको पता करने में भी पीएच मान का उपयोग होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट, ठीक है जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन आता है 34 नंबर क्वेश्चन कि विलेयता गुणांक क्या होता है? क्या हमने बताया? विलेयता गुणांक कह रहे थे। विलेयता गुणनफल क्या होता है, ठीक है। तो ये भी हम समझ लेते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया है विलेयता गुणनफल। क्या लिखा है कि कम विलेय लवण के आयनों की सांद्रता के गुणनफल को क्या कहते हैं? विलेयता गुणनफल कहते हैं। सिंपल सा तो है कि कम विलेय लवण, जो कम विलेय लवण यहां पे बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है कि कम विलेय लवण के आयनों की सांद्रता, के आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल को, ठीक है ना, क्या कहते हैं? विलेय गुणनफल कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा परिभाषा है कि कम विलेय लवण होना चाहिए, कम होना चाहिए, विलेय वाला लवण होना चाहिए, और उनके आयनों के सांद्रताओं के गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहते हैं। इसका उदाहरण आपको याद रखना चाहिए, AgCl = Ag प्लस और Cl माइनस। ये आप एक एग्जाम्पल दे देंगे, सिंपल सा है, ज्यादा इस पे डीप में जाएंगे दिक्कत होगा, इतना ही याद कीजिएगा परिभाषा और उदाहरण। अगला आता है अम्लीय, क्षार और उदासीन विलयन क्या होते हैं? सिंपल सा परिभाषा दिया है, समझ में आ जाएगा। देखिए अम्लीय विलयन क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अम्लीय विलयन तो ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है। ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसी को अम्लीय विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने क्या दे दिया है? जैसे एग्जांपल में HCl का विलयन, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा आता है क्षारीय विलयन। अब क्षारीय विलयन का मतलब कि ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? 7 से अधिक होता है, उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, ठीक है। उसके बाद आता है उदासीन विलयन। अब उदासीन विलयन क्या होता है? तो ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 हो, जिसका पीएच मान 7 होगा उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है शुद्ध जल का जो पीएच मान 7 होता है। तो बताइए आसानी से समझ में नहीं आया कि अम्लीय विलयन मतलब जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, जैसे 3, 4, 5, 1, 2 जो भी होगा वो सब अम्लीय विलयन। क्षारीय विलयन का मतलब 7 से अधिक जिसका होगा वो क्षारीय विलयन। उदासीन विलयन का मतलब जिसका पीएच मान 7 ही होगा उसे हम क्या कहेंगे? उदासीन विलयन कहेंगे, जैसे कि जल, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट। ज्यादा हम समय नहीं देंगे जी, ज्यादा हम समय इन सभी चीजों पर नहीं देंगे, जो सिंपल है सिंपल तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा आता है 36। अगला हमारा क्या आता है जी?
अगला आता है 36 हमारा क्वेश्चन है, क्या है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में अंतर लिखिए। प्रबल अम्ल मतलब क्या होता है, प्रबल अम्ल, अम्ल का मतलब होता है कि जो पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं तो वही अम्ल होते हैं ना, और जो नहीं टूटते वो क्या होते हैं, जो कम टूटते हैं वो हमारा दुर्बल हो जाएगा। देखिए प्रबल अम्ल मतलब होता है मजबूत अम्ल, मजबूत अम्ल। तो मजबूत अम्ल क्या होगा कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित, पूरी तरीके से आयनों में टूट जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि HCl। ठीक है, अगला आता है कि दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है जी, दुर्बल अम्ल का मतलब वे पदार्थ जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जो क्या होता है, जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। आंशिक रूप से मतलब कि वे पदार्थ जो जल में आयनों में टूटेंगे तो, परंतु कम मात्रा में टूटते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। क्या यहाँ पे पूर्णतः आयनित हो जाते हैं लिखा गया ना, यहाँ पे लिखेंगे कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि CH3COH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है, जल में पूरी तरीके से आयनों में नहीं टूटता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। अंतर हमने एक स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि प्रबल अम्ल अधिक H+ आयन देता है, जबकि दुर्बल अम्ल कम H+ आयन देता है। सही बात है जी, जो आयनों में ज्यादा टूटेगा वही तो अधिक H+ आयन देगा, और जो नहीं टूटेगा वो दुर्बल अम्ल है, तभी तो कम H+ आयन देगा। सही बात है। स्क्रीनशॉट, सभी को स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 37 नंबर की ऑक्सीकरण और अपचयन को उदाहरण सहित समझाइए। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन पूछा गया है। ऑक्सीकरण का परिभाषा हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, त्याग ही ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑक्सीकरण कहें या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहें, दोनों बात सेम ही है, एक ही बात है। ठीक है ना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे कि ये जिंक है। अब जिंक जो है तो यहाँ पे जिंक अभी तक एक भी ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, इसलिए इस पर कोई भी आवेश नहीं है या आयन नहीं है। परंतु जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इस पर 2+ आयन आ गया। 2+ आयन आ गया। क्यों 2+ आया है? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो जब देगा तो इसका मतलब इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहां पे आते हैं अपचयन। अपचयन का मतलब कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो। देखिए इसमें त्याग हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, लिया जा रहा है, ग्रहण होगा, तो उसे हम अपचयन कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे Cu2+ आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। यहां पर सिंपल सी बात है, देखिए अगर बात को आप समझेंगे तो देखिए यहां पे ये सबसे पहली बात, यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, ये Cu+ आयन है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि देखिए यहां पे Cu2+ आयन है ना, 2+ आयन। तो Cu2+ कब होता है? जब Cu2+, यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो 2+ का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, तब जाकर ये 2+ होगा। परंतु देखिए यहाँ पे 2+ के बाद फिर प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से ये ले लिया है। पहले तो 2+ था परंतु अब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आगे इसका क्या बन जाता है, कोई भी आवेश नहीं होगा। जस्ट अपोजिट है, जैसे यहां से अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए है तो ऐसे निकले, अब इसको जस्ट अपोजिट में ऐसे कर दिया गया है कि Cu2+ आयन है, अब फिर दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब Cu ही ना बनेगा।
तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो वहां पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। ऐसे भी अगर देखें तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग, सॉरी अपचयन में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का वियोग होता है। ये चीजें हैं, बट ऐसे ही एग्जांपल से नॉर्मल तरीके से समझिए, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन समझ लिए ना। अब हम आगे आते हैं और हम समझ लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। बहुत बार पूछा गया है ये टॉपिक, मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या मतलब कि किसी यौगिक में परमाणुओं की उपस्थित काल्पनिक आवेश को, ध्यान से समझेंगे, कोई भी यौगिक है तो किसी यौगिक में परमाणुओं पर उपस्थित काल्पनिक आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे कि H2O में ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -2 होता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे H2O में मतलब जल में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +2 होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकला, ये आप हमें बता दीजिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा YouTube पर ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें, इतना लिखकर लिख दीजिएगा क्या, ब्रदर सर, इतना लिखकर बाबू सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। इतना सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां पे हमने अच्छे तरीके से आपको सिखाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि भैया आप सर यहाँ पे हमें अच्छे से बता दीजिए, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, ना ही आपके पास समय है। क्योंकि अभी क्या है, अभी क्विक रिवीजन चल रहा है, अभी बहुत ही तेजी से रिवीजन हम लोग करा रहे हैं। और अभी स्टूडेंट ज़्यादातर ये चाहते हैं कि सर वही क्वेश्चन बताए, उतना ही बताए जो हमारे एग्जाम में आए, एग्जाम में अच्छा नंबर हम ला सकें। तो मैं इतना कहूँगा कि परिभाषा और एक एग्जाम्पल याद रखेंगे कि जल में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। अब जिनको थोड़ा डीप में जानना है वो ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें, ब्रदर से लिखे, वीडियो मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, सब समझ में आ जाएगा। इतना हमारा ये हो गया। फिर अगला आता है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकारक और अपचायक में अंतर लिखिए। देखिए ऑक्सीकारक हो गया, ऑक्सीकरण नहीं है, अब ऑक्सीकारक पूछा गया है और अपचायक पूछा गया है, तो दोनों समझ लेते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे और स्वयं क्या हो जाए, अपचयित हो जाए, तो उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे, दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा परंतु स्वयं अपचयित हो जाएगा, तो उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे कि KMNO4, ठीक है ना। अगला हमारा आता है यहाँ पे अपचायक। अपचायक का मतलब जो दूसरों का अपचयन करे और स्वयं क्या हो, स्वयं ऑक्सीकरण हो जाए, तो उसी को हम अपचायक कहते हैं। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें ऑक्सीकारक में दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा और स्वयं अपचयित हो जाएगा या स्वयं अपचयन हो जाएगा। और ऑक्सीकारक में क्या होगा, ये दूसरों का अपचयन करेगा और स्वयं ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो इसी को अपचायक कहेंगे। जैसे कि जिंक हो जाएगा। अब देखिए इसी को, इन्हीं दोनों चीजों को सिंपल में अंतर में हमने अंतर पूछा गया है, तो सिंपल में अंतर में एक लाइन में लिखे हुए हैं कि जो ऑक्सीकारक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीकारक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और अपचायक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ये 2-3 लाइन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बात है, ठीक। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन आता है 14 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक रसायन का मतलब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब कि कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ रहे हैं ना। कार्बनिक रसायन मतलब कि
ऐसा रसायन जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसी को कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मीथेन हो गया, जितने भी कार्बनिक यौगिक है जैसे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सभी में कार्बन है ना, उन सभी का अध्ययन करेंगे, वही हमारा क्या होगा, कार्बनिक रसायन होगा। ठीक है, अगला हमारा आता है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन तो एक चैप्टर ही है आपका। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, वे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे यौगिक जिसमें केवल क्या होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, तो उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक ही सिंपल सा तो हमने बताया है, सिंपल सा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा दीजिए। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, समझ लेते हैं जी। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल बंध हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक क्या हो, जिसमें केवल एकल बंध हो, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब अगर सिंगल बंध होगा ना तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जैसे कि एल्केन में। ठीक है, अगला आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल 2 या 3 बंध हो, मतलब या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। तो ये क्लास 12th में आप जाएंगे तो इसको बहुत ही विस्तार रूप से आपको पढ़ना है। जब हेलो एल्केन तथा हेलो एरियल चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6, तो उसमें हमने इन सभी पर बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस हम करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, इतना ही आपको इन सभी में जानना है। अगला आता है हमारा एल्कीन और एल्काइन में अंतर लिखिए। अब देखिए यहां पे हमने क्या पढ़ा, एल्कीन एल्काइन पढ़े ना। अब देखिए एल्कीन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन एल्काइन है तो इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो चलिए एग्जांपल से भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है। देखिए एल्कीन का मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो यही बात लिखा गया, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई भी अणु है, जिसमें जो अणु है जैसे कि CH4 है, जैसे C2H6 है, तो जिसमें अणुओं में कार्बन के बीच केवल एकल सहसंयोजक बंध, मतलब एकल सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, तो उसे एल्केन कहते हैं। अब एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। किसका, एल्केन का। ठीक है, CnH2n+2 होता है। ठीक है ना। जैसे यहां पे अगर हम देखें उदाहरण में, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे मीथेन हो गया CH4, जैसे एथेन हो गया C2H6, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, एल्केन हो जाएंगे। इसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे C है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे 4 मात्रा में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो C2H6 है ना, तो 2 कार्बन है, तो CC ये पे 2, एक कार्बन यहाँ पे इस तरीके से सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 और 6। तो देख लीजिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो जा रहे हैं। अब कार्बन देखिए, कार्बन के बीच केवल एकल सहसंयोजक बंध, तो देखिए कार्बन के बीच एकल सहसंयोजक बंध बन रहा है, तो इसी को हम एल्केन कहेंगे। ठीक है, समझ के होंगे। अगला आता है दूसरा हमारा एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे संतृप्त था, अब इसमें क्या कह रहा है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में कम से कम एक कार्बन मतलब कम से कम
एक कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है, मतलब जिसमें कम से कम कार्बन कार्बन द्विबंध क्या होते हैं, मतलब डबल बंध उपस्थित होते हैं, उसे हम एल्कीन कहते हैं। मतलब ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में कम से कम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, तो उसी को हम एल्कीन कहेंगे। जैसे कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। जैसे कि उदाहरण में हमने क्या लिख दिया है, ईथेन है। एथेन में क्या होता है, C2H4 होता है। क्या होता है जी, C2H4 होता है। तो इनके बीच जो बंध बनता है वो क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि प्रोपीन हो गया तो C3H6 होता है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगला हमारा आता है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में कम से कम एक कार्बन कार्बन में, जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन में त्रिबंध उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। जिसमें कम से कम केवल एक कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, तीन बंध हो, तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। और इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे कि C2H2 हो गया, जैसे कि C3H4 हो गया, ठीक है ना, प्रोपाइन हो गया, एथाइन हो गया। तो ये सभी है जी। ज़्यादा डीप में जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, ऊपर केवल इतनी बात याद रखेंगे कि एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। दूसरा आपको याद रखना है कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, जहां n क्या है, नंबर है, कोई भी संख्या। ठीक है, अगला आता है एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+-2 होता है। ठीक है ना, तो ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला हमारा आता है 44 नंबर हमारा क्वेश्चन। अब 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साम्य अवस्था क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। साम्य अवस्था क्या होता है, तो समान आणविक सूत्र परंतु विभिन्न संरचना को साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास यौगिक है, तो किसी यौगिक में या किसी अणु में समान आणविक सूत्र, समान क्या हो, आणविक सूत्र समान हो, किसी यौगिक में या किसी अणु का आणविक सूत्र क्या हो, समान हो, परंतु संरचना क्या हो, भिन्न संरचना हो, तो उसी को साम्यावस्था कहते हैं। जैसे कि C4H10, इसी का आणविक सूत्र, इसे ब्यूटेन भी कहते हैं या आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो आणविक सूत्र तो समान होगा परंतु इसकी संरचनाएं अलग अलग होंगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, साम्यावस्था कहेंगे। इसके आणविक सूत्र तो समान होगा, इसे ब्यूटेन भी कहते हैं, आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, परंतु ब्यूटेन का आणविक सूत्र, ब्यूटेन का संरचना अलग होगा और आइसोब्यूटेन की संरचना अलग होगी। तो सही बात है जी, सही है ना, तो इतना आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है 45 नंबर क्वेश्चन कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, बेंजीन की संरचना बताइए, समझाइए। तो चलिए जी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जिन हाइड्रोकार्बनों में बेंजीन वलय हो, उसे मतलब जिन हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वलय हो वे एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक है ना, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है ना, यहां पे हाइड्रोकार्बन भी लिखना चाहिए, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब जिन हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वलय होगा उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि हमारा बेंजीन है यह C6H5, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि C6H5 पे बेंजीन ही है। तो ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन वलय होगा, जिसमें ये होगा C6H5 या ऐसे होगा
ऐसे ये बेंजीन रिंग होगा तो वो सभी हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए जी, आशा करता हूं समझ रहे होंगे। अगला हमारा आता है बूटस या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। बूटस अभिक्रिया ये क्लास 12th में जब जाएंगे ना तो ये बहुत बार क्लास 12th में पूछा गया है ये रिएक्शन। तो बूटस अभिक्रिया मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनाने की अभिक्रिया को बूटस अभिक्रिया कहते हैं। देखिए किससे, अम्ल से और क्षार से, इन दोनों से जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं और इसी अभिक्रिया को बूटस अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इससे हमारा ये क्या बना है, लवण बना है और इससे हमारा ये क्या बना है, जल बना है। तो हमने क्या बताया, अम्ल और क्षार से मिलकर लवण और जल बनता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को बूटस अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए आपको बूटस अभिक्रिया समझ में आया या नहीं आया जी, आ गया होगा, ठीक है जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा और अंतिम हमारा ये क्वेश्चन होगा, देख लीजिए यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है कि बेंजीन के प्रमुख अभिक्रियाएं लिखिए। बेंजीन की प्रमुख अभिक्रियाएं क्या है, तो यहाँ पे लिखे गए हैं कि बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बिल्कुल सही बात है जी, बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यह मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। प्रतिस्थापन का मतलब किसी और को उसके जगह से हटाकर अब स्वयं वहां पे ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। उदाहरण के साथ जैसे कि नाइट्रीकरण, जैसे एक नाइट्रीकरण है अभिक्रिया, ये हमारा बेंजीन का प्रमुख अभिक्रिया है। हैलोजनीकरण है, सल्फोनीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो ये मुख्यतः 4-5 है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी। बेंजीन की ये अभिक्रिया जब क्लास 12th में जाएंगे तो इन सभी को रिएक्शन के साथ लिखना भी होगा। चलिए वो तो हम कराएंगे, क्लास 12th में आप आइएगा, आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th में जब आप जाएंगे, अब बहुत जल्दी आप जाने वाले हैं, तो चैनल तो जानते ही हैं ना क्लास 12th का, ओनली ब्रदर सर लिखेंगे तो हमारा मेन चैनल आ जाएगा, उस पर आप सभी ज्वाइन हो जाएंगे। लगभग 1 लाख से भी अधिक, 1.5 लाख स्टूडेंट अब होने वाले हैं। तो क्लास 12th में आइए, क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री को और भी बेहतर तरीके से हम कराने का प्रयास करेंगे। देखिए 45 कहे हुए थे, 47 हमने महत्वपूर्ण परिभाषा को करा दिए। अब पूरी तरीके से केमिस्ट्री की परिभाषा कंप्लीट होता है। अब आपके क्या क्या बचे हुए थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि अब आगे इस चैनल पे क्या होगा, यही तो मेन है ना। तो देख लीजिए, अब आपके बच गए हैं लगभग महत्वपूर्ण क्या बच गए हैं, सिद्धांत, यही ना बचे हैं जी। और एक और बच गया है महत्वपूर्ण नियम, ये बच गए हैं। यही 2 चीजें बच गए हैं आपके केमिस्ट्री में। क्या क्या बच गए हैं जी, केमिस्ट्री में ये दोनों बच गए हैं। अब फिजिक्स में अभी क्या क्या बचे हुए हैं, तो फिजिक्स में आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स में अभी महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम और सिद्धांत, ये तीनों ही अभी बचे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे के कल की वीडियो में महत्वपूर्ण सिद्धांत को मात्र एक वीडियो में हम कंप्लीट करा दें, तो इसके लिए आप सभी को हमारा कमेंट करना होगा। मात्र एक वीडियो में सिद्धांत को या नियम को करा दे। सिद्धांत तो मुझे लगता है ज्यादा होगा, फिर भी मैं देख लूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कल आ जाए महत्वपूर्ण सिद्धांत, तो आपको लिखना होगा, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे क्लास 11th, यही लिखिएगा, क्लास 11th केमिस्ट्री महत्वपूर्ण सिद्धांत पर वीडियो लाइए सर। इतना आप लिख देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी जागरूक हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आप उसको देखिएगा, कल शाम को आएगा, शाम को 6:30 बजे तैयार रहेंगे आप सभी, शाम को 6:30 बजे। तो चलिए इसका हम बता दे रहे हैं, कम से कम 51 स्टूडेंट इस पर कमेंट कर देते हैं तो मैं बिल्कुल लाऊंगा इसी वीडियो।
ठीक है। तो चलिए एक स्टूडेंट एक ही बार कमेंट करिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने परिभाषा का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहां से क्लिक करके अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो परिभाषाएं हैं, जिसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को करा दिए हैं इससे पहले, उसको देख लीजिए। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।